नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं षष्टमांशा या कहें D6 चार्ट से किस प्रकार कुंडली में रोग देखे जाते हैं। वैसे कई व्यूअर्स ने कहा कि सर अभी हम लग्न पर ही चर्चा करना चाहते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, हम जो भी चीज़ें लग्न में हैं उसी की पुष्टि अतिरिक्त वर्ग कुंडलियों से करते हैं। तो वो इंडिकेशन पहले लग्न कुंडली में आना चाहिए, उसके बाद ही हम वर्ग कुंडलियों में जाते हैं। तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको शुरुआत में ही वर्ग कुंडलियों में या डिवीजन चार्ट में चले जाना चाहिए। एकदम सही आपने बात बोली है कि जो प्रॉमिस अगर अच्छाई का हमारे लग्न कुंडली में दिखाई दे रहा है, उसी की पुष्टि हम अतिरिक्त वर्ग कुंडलियों से कहते हैं। ऐसे ही कोई ऐसी कमी दिखाई देती है हमारे लग्न कुंडली D1 मुख्य चार्ट में, तो ही हम उसके अतिरिक्त चार्ट में जाते हैं। तो जो सूत्र बीमारी देखने के हैं वो आप लग्न में भी आप उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तो ऐड ऑन ही होता जाएगा। हम एक एक पद अगर बढ़ाएंगे तो कुछ और जानने को मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आप जानते हैं अनंत है। तो धीरे 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 कामना अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, हमारी विचारधारा है ये इतना होना चाहिए, इतना सही है, लेकिन कभी समय लगता है अपने को कुछ अतिरिक्त जानने का, वो भी जानना चाहिए उसमें कोई, क्योंकि धीरे धीरे ऐड ऑन होता जाएगा तो क्या पता क्या सीखने को मिले। तो हम जब कभी भी रोग देखना चाहते हैं तो रोग के लिए जो मुख्य वर्ग कुंडली मानी जाती है वो D6 है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो हमें लग्न कुंडली में दिख रहा है उसका इस प्रकार की कुछ कमी, तभी हम अतिरिक्त चार्ट में जाते हैं। तो क्या क्या चीजें देखते हैं, मापदंड क्या है उसके। हम देखते हैं मंगल, शनि, षष्टम भाव, षष्टमेश, ठीक हो गया, लग्न कुंडली और D6 का लग्नेश, ठीक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हम मुख्य रूप से क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो लग्न चार्ट है, ठीक हो गया, हमारा D1 चार्ट है, उसमें मंगल की स्थिति, शनि की स्थिति, छठा भाव, छठे भाव का स्वामी, और जो हम जब अतिरिक्त चार्ट इसमें शामिल करेंगे तो D6 का लग्नेश किस प्रकार का संबंध बनता है। मान लीजिए D6 में मंगल की स्थिति भी अच्छी है, शनि की, क्योंकि हम मुख्य रूप से कहते हैं जीवन में जो त्रिक भाव माने जाते हैं 6, 8, 12, कहीं ना कहीं जीवन में व्याधियां रोग के लिए ये मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए इनको सबसे पहले देखा जाता है कि भाई जब कोई बड़े निदान की बात होती है तो ये कोई टांग तो नहीं अड़ा रहे हैं निदान की दृष्टि से। हालांकि छोटे मोटे रोग तो सभी के शरीर में ऐसे रहते हैं, लेकिन जो कहते हैं एक बड़ी व्याधि बन जाता है, उसमें ये समस्या खड़ी करते हैं मुख्यतः, क्योंकि हम जैसे 6, 8, 12 के नेचुरल कारक मानते हैं इनको, मंगल शनि को, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम जब कभी भी अतिरिक्त कुंडलियों में जाएंगे तो मंगल और शनि की स्थिति जरूर टटोलेंगे। छठे भाव की स्थिति क्या है, और छठे भाव का स्वामी जो लग्न कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, हमारे लग्नेश की स्थिति D6 में क्या है, ये मुख्य मुख्य बिंदु हम देखते हैं, ठीक हो गया। और मैंने बताया कि वो इंडिकेशन आपको D1 में मिल जाएगा। आपको D1 में कोई ना कोई ऐसी नजर आएगी चीजें कि भाई हमारा छठा भाव पीड़ित है, हमारा कोई ग्रह बहुत बुरी तरह से कहीं मैलिफिक्स के बीच में फंसा हुआ है, अनहेल्थी मूड में है, तो वो फिर उसके बाद हम उसकी पुष्टि करते हैं वर्ग कुंडली से, ठीक हो गया। प्रभावित भाव रोग का स्थान बताता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी कोई प्रभावित भाव होगा, मान लीजिए आपके लग्न कुंडली का आपको लग रहा है कि चौथे भाव में काफी मैलिफिक बेनिफिक का ऐसा संबंध बन रहा है, अलग अलग विचारधारा वाले, मतलब सूर्य है, साथ में शनि है, ठीक हो गया, राहु है, साथ में मंगल है, तो ये द्वंद्व की स्थिति आ गई। तो फिर इससे संबंध, ये स्थान की बात बता रहा है, ठीक हो गया। तो ये स्थान क्या बताता है, ये हमारे छाती को बताता है या हृदय को बताता है। तो इस स्थान की पुष्टि हम करते हैं भाव से, ठीक हो गया। हालांकि
हम उसमें बाद में ग्रह को भी शामिल करते हैं, लेकिन मुख्यतः भाव से ही पता लगता है कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है। कि जैसे मान लीजिए किसी का दशम भाव अफेक्टेड आ रहा है, ठीक हो गया, तो वो उसके घुटनों की बात करेगा, ठीक हो गया। और फिर ऐसा ही घुटनों से संबंधित जो ग्रह भी आ जाता है, तो शनि है घुटनों से संबंधित ग्रह। तो लेकिन हम जब कभी भी ये अंतर जानना चाहते हैं कि भाई अभी हमें भाव समझ में आया, तो भाव से क्या देखें, तो भाव से हम उस शरीर में स्थान की बात करते हैं, रोग का स्थान, ठीक हो गया। अब ओरिजिन कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट हाउस कहीं इफेक्टेड है, कहता है जी इसको ना फर्स्ट हाउस में बहुत बुरी तरह से दिक्कत आ रही है, कि जैसे बृहस्पति पीड़ित हैं पहले ही भाव में, ठीक हो गया। बृहस्पति बैठे हैं जहाँ पर राहु ने इनको गुरु चंडाल में ग्रसित किया हुआ है, और राहु तो बहुत बुरी स्थिति में, लेकिन बृहस्पति कमजोर है। कोई ऐसी राशि जहाँ पर बृहस्पति अपने आप को अनहेल्थी मानता है, मान लीजिए 10 नंबर राशि में यहाँ बैठा हुआ है, ठीक हो गया, लग्न में, और फिर राहु साथ में बैठा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो स्थान है वो स्थान क्या है अफेक्टेड। अगर मान लो हम रोग की बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल ये चार्ट को रोग की दृष्टि से देख रहे हैं, तो रोग इससे संबंधित है कहीं, ठीक हो गया, मस्तिष्क से संबंधित। लेकिन क्योंकि बृहस्पति को ग्रसित किया हुआ है, तो बृहस्पति से संबंधित हम अंग को भी शामिल करेंगे, ठीक हो गया। बृहस्पति कौन से अंग की बात करता है, वैसे दोषों में बात करें तो त्रिदोष, वात पित्त कफ की बात करता है। तत्वों में ये आकाश तत्व की बात करता है, और जैसे यहाँ ये लीवर, चर्बी और आकाश, ये रोगों में देखा जाता है। तो कहते हैं कि भाई सर ये सर में दर्द रहता है लगातार और बृहस्पति पीड़ित है, वो कैसे हो सकता है। तो हो क्या रहा है, उसका लीवर कमजोर होने के कारण उसको माने पेट में जो एसिड बनता है, उसको जो बाइल जूस मिलना चाहिए वो मिलता है कहाँ से, उसको लीवर से मिलता है। तो लीवर कमजोर होने के कारण उसको गैस्ट्रिक बनता है और सर में दर्द रहता है, ठीक हो गया। तो अब उसको लगता है कि भाई सर दर्द है, लेकिन अगर हम बृहस्पति के अंग को शांत कर दें तो ये सर दर्द अपने आप ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई दफा जब किसी का अग्नाशय कमजोर है, अग्नाशय माने पेनक्रियाज, उसको लगता है यार मेरे एनस में दिक्कत है, ठीक हो गया, एनस माने गुदा द्वार। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि पेनक्रियाज के लिए प्रभावित अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं, अग्नाशय, वैसे तो सूर्य मुख्य रूप से देखा जाता है अग्नि पेनक्रियोटिक जूस की बात करता है, जो अग्नि रस की बात करता है। इसमें हालांकि कई ज्योतिषी मंगल को भी शामिल करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पित्त बढ़ाने वाला इस प्रकार माना जाता है। तो अग्नाशय लेकिन मुख्य रूप से सूर्य से देखा जाता है। और तो लेकिन उसको समझ में आ रहा है कि भाई सूर्य से संबंधित अष्टम भाव में कहीं ऐसा सूर्य कहीं नीच के पड़े हैं और राहु ने ग्रसित कर रखा है, तो हम ये रिलेट करेंगे भाई इसका ओरिजिन क्या है। उसको एनस में दिक्कत हो रही है, मतलब हो सकता है कि किसी को शुगर बहुत बढ़ गया है, शुगर के कारण उसको उस हिस्से में दिक्कत आ रही है, क्योंकि शुगर का कारण क्या होता है, पेनक्रियाज, अग्नाशय होता है शुगर का कारण। तो हमें ये बात याद रखनी है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या इस प्रकार जब अंगों के साथ अध्ययन करते हैं ग्रहों का, तो पहले हम भाव से क्या देखते हैं, उस पर्टिकुलर शरीर के स्थान को, और उसके बाद जो प्लैनेट इन्वॉल्व होता है, प्लैनेट ये बात बता देता है कि भाई वो अंग जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें डिकोड करेंगे तो जो जल्दी समझ में आएगा, आसानी हो जाएगी। तो कुछ हद तक आपको शायद क्लियर हुआ होगा। हालांकि जैसे मैंने बताया ये तो जितना भी पढ़े उतना ही कम है, लेकिन हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना सर बस अब बहुत हो गया, ठीक हो गया, हमारी कोई ऐसी लिमिट नहीं है। मस्तिष्क कभी दिमाग में आता है कि सर ज़्यादा पढ़ने से कुछ मस्तिष्क हमारा उसका स्पेस पूरा फुल तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार के भी हास्य विनोद चलते हैं। देखिए हम अपने मस्तिष्क की तुलना कोई माइक्रो कंप्यूटर से नहीं करते हैं, हम मिनी कंप्यूटर से नहीं करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी नहीं करते हैं, हम इसकी तुलना सुपर कंप्यूटर से करते हैं। यानी हजारों लाखों टेराबाइट्स भी भर दिया जाए तभी भी हमारा जो माइंड है वो भरने वाला नहीं है। इसलिए जितना सीखे उतना कम है, यानी इस जीवन में तो नहीं भर सकता है, ठीक हो गया। शायद आपका जीवन 1000 वर्ष का हो, लगातार आप सीखते रहे तो शायद भर जाए। अब जब जीवन ही कलिकाल में 100 वर्ष टोटल अवधि मानी जाती है, तो लेकिन औसतन आप समझते हैं 60-70 साल आदमी जीवन पूरा कर पाता है। तो अगर इसमें वो पूरे जिंदगी भर भी सीखता रहे तभी भी कम है।
तो ये प्रवृत्ति, ये वाक्य का कोई मतलब नहीं बनता है कि सर बस मैं इतना ही सीखना चाहता हूँ। हमें तो निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए और निरंतर नया नया सीखने का काम करना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है, पहले भाव हमने देखा, प्रभावित भावेश और कारक ग्रह रोग का कारण बताता है। ठीक हो गया, पहले हमें जगह समझ में आई। उसके बाद कहता है प्रभावित भावेश, उससे जो प्रभावित जो भावेश है, जो प्लैनेट है, ग्रह है, और जो कारक जो भी उसका कारक माना जाता है, उस भाव का कारक माना जाता है, उससे ये हमें समझ में आएगा कि भाई ये सारे विषय जो हमने यहाँ लिखे हैं स्लाइड में, भाई इनसे संबंधित दिक्कत हो सकती है, कहाँ दिक्कत हो सकती है। ठीक हो गया। और ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो ध्यान रखना है कि कहाँ दिक्कत हो रही है। अब जैसे कई दफा बात आती है कि भाई पंचम भाव में कमी आ रही है। ठीक हो गया, पंचम भाव में ऐसा दिखाई देता है और शुक्र यहाँ कहीं पीड़ित है। तो पंचम भाव यानी वैसे हम मेडिकल की दृष्टि से पंचम भाव को स्टमक मानते हैं, उदर मानते हैं, उदर का निचला हिस्सा मानते हैं, और शुक्र इसमें प्रभावित है। तो शुक्र सामान्यतः क्या बात बताता है? शुक्र बात बताता है वीर्य, रज, गुप्तांग। ठीक हो गया। तो इस प्रकार का कारण बन सकता है कि शरीर में मुख्य कारण क्या है? रज। भाई जैसे जिसको बोलते हैं कि भाई पीरियड्स जो है रजस वाला जैसे माना जाता है, या इंग्लिश में जैसे ओवम भी कहा जाता है, और पुरुषों के लिए जो वीर्य माने, जिसको हम सीमन कह रहे हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं शुक्र है, लेकिन वो प्रभावित पंचम भाव को कर रहा है। ठीक हो गया। पंचम भाव संतान प्राप्ति में दिक्कत भी बताता है, और इसके कारण हो सकता है हमारा भोजन करने का भी मन ना रहता हो, अपच सा महसूस रहता हो। ठीक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा भाव और कौन सा ग्रह, इस प्रकार से चीजों को कोऑर्डिनेट करना है। सूर्य मंगल मुख्य रूप से क्या बात बताते हैं? सूर्य मंगल पित्त की बात करते हैं। हमने दो, मतलब एक तो त्रिदोष की बात की, उसके बाद हमने बकायदा अंगों को भी शामिल किया है। वात पित्त कफ तो हमने यहाँ लिखा है। तो पित्त, पित्त यानी जैसे हम केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं क्षार। ठीक हो गया। तो जिसको भी लगता है भी पित्त शरीर में कम है, तो क्षार खाना चाहिए। ठीक हो गया। और आज पता नहीं, एक ईश्वर की इच्छा है शायद, ऐसा ही कुछ समझ में आता है कि भाई आज ज्यादातर को माने 60% से ज्यादा, ठीक हो गया, मतलब ये मतलब डोमिनेट कर गया। फिर हम 50% बोलते हैं तो बराबर का हिस्सा है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग पित्त की कमी से जूझ रहे हैं। ठीक हो गया, यानी क्षार की कमी। हमारा खान पान ऐसा हो गया, ज्यादातर उनमें वो चीजें हैं जो एसिड ज्यादा है और अम्ल ज्यादा। अम्ल ज्यादा होगा तो ये वाला पॉइंट बढ़ रहा है, कफ। ठीक हो गया। अभी क्या है, वो पित्त संबंधी कमी आ रही है तो ही कफ बढ़ रहा है। ठीक हो गया। तो हमें बात याद रखनी है, पित्त को बढ़ा दिया तो कफ चला गया। तो ये ध्यान रखना है कि वात पित्त कफ, इस प्रकार से तीनों को समझना है कि पित्त अगर शरीर में बढ़ता है तो हमें इस प्रकार से पित्त संबंधी चीजें नहीं खानी चाहिए। क्षार बेसिक चीज जो मानी जाती है वो कम खानी चाहिए। और कफ बढ़ता है अगर शरीर में, ठीक हो गया, तो हमें एसिडिक चीजें या अम्लीय चीजें नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए। ठीक हो गया। जितने भी ये पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें हम उनको क्या मानते हैं? उनको हम एसिडिक, कफ बढ़ाने वाला मानते हैं। तो आपको लगता है कि भाई मेरा नेचर कफ वाला है तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए उस प्रकार से। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा पित्त बढ़ जाता है, तो फिर मैंने बताया कि पित्त आपको बढ़ रहा है तो आप फिर 40% वाले में है। ज्यादातर लोग तो कफ बढ़ जाने से परेशान है। ठीक हो गया, पित्त की कमी से परेशान है। और अगर आप पित्त की अधिकता से परेशान है तो ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। इसके लिए हमें बस पित्त संबंधी चीजें नहीं खानी है। ये जितने भी एलोवेरा प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा और तुलसी, पुदीना, और ये सारी क्षार, ठीक हो गया, और भी इसमें कई प्रकार के घरेलू हम घर पे इस प्रकार की चटनियां जैसे बनाते हैं, वो सब पित्त बढ़ाने वाले माने जाते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो मरुआ होता है, वो भी पित्त यानी क्षार माना जाता है। ऐसे गन्ने का रस को भी हम सामान्यतः उसका टेस्ट तो हमें मीठा लगता है, लेकिन वो बेसिक माना जाता है, क्षार पित्त बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार से
एक आपने जोरांकुश सुना हो, जो दिखने में कुछ कुछ कुशा की तरह दिखाई देता है, इंग्लिश में उसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं, वो भी पित्त बढ़ाने वाला होता है। तो इन चीजों का प्रयोग करके मतलब हम देख रहे हैं आज की स्थिति में हम उसको खाली समझते हैं कि भाई ये एक मेडिकल उसने हमें प्रेस्क्राइब किया, वो हम खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ग्रहों के साथ बड़ा अच्छा क्लोज संबंध है। ठीक हो गया। तो हमें बात याद रखनी है कि अगर हम अपने शरीर में, चाहे हम उसको औषधि की दृष्टि से देख रहे हैं, और मैं तो समझता हूं ग्रहों की दृष्टि से देख लेंगे तो एक उसमें एक भक्ति भी आएगी साथ में। ठीक हो गया। दोनों चीज होनी चाहिए। अगर हम भक्ति नहीं रखेंगे साथ में तो अनुशासनहीन हो जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे। ठीक हो गया। कि नहीं नहीं, इसीलिए एक एक समर्पण होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि नहीं, जो भी मुझे मिल रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रहा है। और ठीक है, मैं लेमन ग्रास डालता हूँ चाय में तो चाय मुझे टेस्टी लगती है, लेकिन वो एक आशीर्वाद के रूप में कि भाई वो पित्त बढ़ाने वाला है, मेरा सूर्य और मंगल का बल भी बढ़ जाएगा। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कफ को भी हम चंद्रमा और शुक्र के साथ रिलेट करके देखते हैं। भाई कफ आपको ज्यादा है तो इस पार्ट को अवॉइड करना चाहिए, जो जो कफ बढ़ाने वाले हैं। सिंपली एसिडिक चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। जितने पेय पदार्थ हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स, ज्यादातर में हम एसिडिक चीजें रखते हैं। आपको पता है लगभग जितने भी रखे हुए चीजें हैं, रखा हुआ भोजन जो काफी दिनों तक बचा रहता है, उसमें एसिड होता है, बेंजोइक एसिड है, और भी कई प्रकार के अम्ल होते हैं जो चीजों को काफी दिनों तक बचा के रखते हैं। ठीक हो गया। तो वो अगर आपको लगता है कि मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, कफ बढ़ जाता है, तो वो अवॉइड करनी चाहिए आपको, ये वाली चीजें ज्यादा खानी चाहिए। ठीक है। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इस पार्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से वायु विकार। ठीक हो गया। वायु का हम कहते हैं जैसे हमारे घुटनों में दर्द रहता है, अनावश्यक कहीं शरीर में, देखिए पान अपान वायु तो शरीर में होती है, लेकिन अगर ये इनका संतुलन बिगड़ जाए तो फिर हमें घुटनों में दर्द रहता है और जोड़ों में पीड़ा होती है, तो उसका हम शनि और राहु के साथ कनेक्शन मानते हैं। ठीक हो गया। और बृहस्पति और बुध को हम त्रिदोष में मानते हैं, तीनों मिले जुले वात पित्त कफ तीनों में मानते हैं। और वैसे बृहस्पति को हम स्पेस प्रोवाइडर भी कहते हैं, यानी आकाश तत्व भी माना जाता है बृहस्पति। अगर हम डायरेक्ट बात करें कौन कौन से अंगों के साथ कनेक्शन आता है, तो सूर्य को हम अस्थि यानी हड्डी से संबंध मानते हैं। कोई किसी पर्टिकुलर भाव में, जैसे मान लीजिए दूसरा भाव प्रभावित है और वहां पर सूर्य प्रभावित है। ठीक हो गया। तो ये समझ में आया, दूसरा भाव प्रभावित है तो यानी ये वाला हिस्सा गला है और राइट आई वाला पोर्शन है, ये वाला प्रभावित, उसमें भी सूर्य प्रभावित है। तो सूर्य एक तो अस्थि को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ज्योति। ठीक हो गया, नेत्र ज्योति। तो हो सकता है राइट आई में कुछ समस्या आ रही हो। ठीक हो गया। और अग्नाशय को रिप्रेजेंट करता है, तो कहता है जिसको भोजन में समस्या, कुछ भी खाता है ये उपकाई करने लग जाता है। ठीक हो गया। तो हमने इसको क्रॉस एग्जामिन किया कि भाई आंखों में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बार बार वॉमिट सा ऐसा आने लग जाता है। फिर हमने पता किया कि उसको अग्नाशय बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अग्नाशय जो कहते हैं अग्निरस निकालता है, या अग्निरस बहुत कम निकालता है, ऐसा भी हो सकता है, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियोटिक जूस। ठीक हो गया। तो सूर्य से समझ में आता है। तो इस प्रकार से फिर चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा को हम जल, हृदय और रक्त के साथ जोड़ते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, जब मैं जल बोलता हूं तो जल का डायरेक्ट कनेक्शन है रक्त के साथ, ब्लड के साथ। खून का करीब करीब 45 to 50% जो पार्ट है वो वाटर है। ठीक हो गया। आप पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी पुस्तक में पढ़िए कि हमारे रक्त में 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। ठीक हो गया। रक्त का 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और इस 60% प्लाज्मा में लगभग 90% जल है। तो आपको समझ में आ गया होगा, रक्त का 60% प्लाज्मा है और प्लाज्मा का 90% पानी है। इसका मतलब क्या है कि खून का 45 से 50% खाली पानी। कोई बोल रहा है कि भाई मेरे शरीर में जैसे औसतन पुरुषों में 6 लीटर तक, महिलाओं में 5.5 लीटर तक रक्त होता है, ये औसत की बात बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज। तो अगर वो बोल रहा है 6 लीटर, तो 6 में सीधा सीधा 3 लीटर पानी का ही है। तो पानी की कमी डायरेक्ट किसको प्रभावित करती है? रक्त को।
जो संदेश ले जाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है रक्त में ही चेतना शक्ति, जिसको हम बोल देते हैं आरबीसी, रक्त कणिकाएं, वो सब उसी में मौजूद रहती हैं, वही हमें जीवंत रखते हैं। हालांकि ये तो सब मिला जुला ज्वाइंट वेंचर है, सभी ग्रह मिलकर ही आपके पूरे शरीर को बनाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सेलेक्टिव होना चाहें कि चंद्रमा का सीधा कनेक्शन जल के साथ, और अगर जल की कमी शरीर में हुई तो इसका मतलब वो कमी पानी माने पानी की कमी रक्त की कमी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, खून की कमी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए किसी को भी अगर चाहे वॉमिटिंग हो रहा है बार बार, उसको डायरिया हो गया है, दस्त लगे हुए हैं, तो उसका सीधा रक्त प्रभावित हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हमें तीनों को रिलेट करके रखना है। और वो पता है इसका पंप कौन है, इस पूरे सिस्टम का जो आधार है, पंपिंग स्टेशन कहाँ है इसका, हृदय। ठीक हो गया, हार्ट। तो हमें ये बात याद रखनी है कि हृदय में अगर कोई दोष ऐसा आ जाता है, उसको भी हम चंद्रमा के साथ जोड़कर देखते हैं। मंगल, मंगल डायरेक्ट बोन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये अस्थि मज्जा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। यानी हड्डी का इंटरनल टिश्यू होता है, जो हमारी हड्डी है, हड्डी के अंदर एक प्रकार का उत्तक होता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बढ़ाता है, जो हमारे, आपको पता है, पराक्रम का कारण बनता है। ठीक हो गया। भाई बच्चा बड़ा ज्यादा बुझा बुझा रहता है, कहते हैं नहीं इसको, शरीर में शायद ऐसे बोलते हैं खून कम है, असल में क्या, खून कम नहीं है। खून के अंदर एक जो खून हो सकता है किसी में सामान्य जैसे 6 लीटर होता है उससे ज्यादा खून हो, लेकिन खून के अंदर जो आरबीसी कंटेंट है अगर वो कम हो जाता तो बेचारा बुझा, पराक्रमी नहीं होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। उसका डायरेक्ट कनेक्शन मंगल के साथ है। ठीक हो गया। आपको बात समझ में आ रही है। रक्त के अंदर उसके जनरेटर नहीं है, रक्त का जनरेटर अस्थि के अंदर है, जिसको अस्थि मज्जा बोलते हैं, बॉन मैरो जिसको बोलते हैं, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक हो गया। सुना होगा आपने, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना। इम्यूनिटी यानी वो जितना भी शरीर डिशुम डिशुम करता है, किससे करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स का डायरेक्ट कनेक्शन है मंगल के साथ। इसी प्रकार से प्लेटलेट्स लाइक बीएसएफ ऑफ आवर बॉडी, बॉर्डर सिक्योरिटी। भाई शरीर की, आप कभी आप चिंतन करेंगे शरीर का सेना कौन है, शरीर की आर्मी कौन है, शरीर की आर्मी है डब्ल्यूबीसी। ठीक हो गया। और खाली बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो शरीर का बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम किसके पास है, कि भाई कहीं भी चोट लगती है तो उस चोट को तुरंत भरना है, ये प्लेटलेट्स का काम होता है, जिसको हम हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। ये सब मंगल के अधीन है। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना है जो जनरेटर है। ठीक हो गया। थोड़ा इसमें आप लोग समझने का प्रयास करें कि हम इसको डायरेक्टली ब्लड के साथ नहीं रिलेट कर रहे हैं, जो ब्लड का मोटिवेशन देने वाला पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यू, क्योंकि ब्लड में तो बहुत चीजें हैं। ठीक हो गया। ब्लड में जैसे पता है प्लाज्मा है, मिनरल्स जिसको हम बोलते हैं, लोहा है, सोडियम है, लेकिन अभी वो बात कर रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और ये तीनों एक प्रकार के डिशुम डिशुम का काम करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक हो गया। जस्ट लाइक इंडियन आर्मी कह लें या किसी भी कंट्री की आर्मी कह लें, तो हमारे शरीर की आर्मी यहां कौन है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक हो गया। ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो डायरेक्ट कनेक्शन ल्यूकोसाइट्स का मंगल के साथ है। तो किसी को इस प्रकार की कमी है, अब जैसे अभी कोरोना में समझ में आया कि भाई जो बाइसेप्स बनाया था, खून तो बहुत ज्यादा था, लेकिन उस बाइसेप्स के अंदर जो डब्ल्यूबीसी, जो डायरेक्ट मंगल को रिप्रेजेंट करता, वो नहीं था। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई उनको, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए वो कोरोना में, इस प्रकार की डिजीज में। तो आपको ध्यान रखना है, मंगल कोई बड़े बाइसेप्स की बात खाली नहीं करता है, मंगल इम्यूनिटी की बात ज्यादा करता है। ठीक हो गया कि भाई रक्त उसको आ रहा है लेकिन वो तुरंत रुक गया, ये इसको हम दमदार आदमी बोलते हैं। कहता जी वो दुबला पतला आदमी है, कहते हैं दुबला पतला है तो क्या हुआ, उसका शौर्य कमाल का है। ठीक हो गया। शरीर भारी होने से क्या होता है, आप इतिहास पढ़ लीजिए कि शरीर भारी लोगों को भी बहुत दुबले पतले गिट्ठे लोगों ने बहुत बुरी तरह हराया है। इतिहास आप पढ़िएगा, कभी समझ में आएगा आपको कि कैसे वियतनाम युद्ध में अमेरिका 10 साल लड़ता रहा और हर सारी ताकत लगा दी, फिर भी अपने देश से भाग गया। तो ये ध्यान रखना है कि मंगल का सीधा मोटिवेशन से संबंध है, और ये सब ब्लड के अंदर वाले पार्ट है। और पित्त विषय के साथ इसको रिलेट करते हैं कई ज्योतिषी, इसको अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के साथ भी मिलाकर देखते हैं, बट पेनक्रियाज सूर्य का विषय है।
ठीक हो गया। बुद्ध, बुद्ध को हम देखिए शरीर का सबसे बड़ा जो अंग माना जाता है, ठीक हो गया, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, वो बुद्ध के अधीन है, जिससे हम खूबसूरत दिखाई दे सकते हैं या बदसूरत दिखाई दे सकते हैं, वो त्वचा जिसको बोलते हैं, त्वचा ने सबको ढका हुआ है। तो वो किसका विषय है? वो बुद्ध का विषय है, ठीक हो गया। और कुछ त्वचा में कमजोरी है, त्वचा में डिजीज है, तो हम उसको बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, ठीक हो गया। हम वैसे इसको विटामिन के साथ भी जोड़ते हैं, भाई कुछ त्वचा में कमजोरी आ रही है तो किस प्रकार के विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो वो हमने ऑलरेडी एक विटामिन का क्लास रिकॉर्ड किया था, आप उसको देख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी प्रकार से कुछ ऐसी वाणी में या कुछ ऐसा न्यूरॉन्स में कुछ दिक्कत आती है, कोई जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर, या न्यूरॉन संबंधी हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, तो हम उसको बुद्ध के साथ जोड़ते हैं। हालांकि कई दफा हम इसको राहु के साथ जोड़ते हैं, बट राहु का सर पे चोट से वैसा संबंध बनता है, ठीक है। इसका खासकर खोपड़ी वाला पार्ट जो है उसमें कुछ क्रैक है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है, या बहिर्मुखी हो गया है, बहुत ज्यादा तनाव हो गया है, हम उसको कई दफा बोलते हैं ना इसको क्या, उसको ऊपरी बाधाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर में मानने वाले लोगों को ठीक है, मानते हैं हम सभी धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन उसका संबंध मस्तिष्क से है। और हमें तो यही कामना करनी चाहिए कि भाई ये जो ऊपरी, अगर हम उस दृष्टि से भी देखते हैं कि चलो ये ऊपरी कोई देवता का है भी, तो भी हमारा देवता तो अपना है ही, हमारे देवता ने ही उस देवता को बनाया है। तो ऐसा कोई भय की दृष्टि नहीं लानी है, स्वीकार करना चाहिए हर बात को। मेरा परिवार में भी कुछ ऐसा है तो मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने बोला ना, चिंता नहीं, चिंतन करने से ही उसको वो रिकवरी हो पाएगी। कई दफा ये भी हम कहते थे कि सर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पर बीतती है तब पता लगता है। अपने पर बीतती है तभी भी क्या, हमने खड़ग लिया हुआ है, कर्म तो करना ही है हमको, हम उससे त्याग पत्र थोड़ी दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर जब यही सबसे बड़ी चार्म है, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं नहीं करेंगे, तो जीत निश्चित हमारी होती है और ईश्वर उसको थोड़े में ही पूरा कर देता है। और जब हम जिद करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरे का दोषारोपण करते हैं, तू भी गलत वो भी गलत, तो फिर ये समय लंबा हो जाता है पीड़ा का, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है, बुद्ध को हम इस प्रकार से बुद्धि से, न्यूरॉन्स के साथ रिलेट करते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति अंगों में ऐसा बोलते हैं कि भाई शरीर में कुछ नहीं करता है, फिर भी सब कुछ कौन करता है? लीवर, ठीक हो गया। इसको हम अरबी भाषा में जिगरा भी बोल देते हैं, और हिंदी में उसको या संस्कृत में यकृत कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा नॉट अंग, इसको हम ग्लैंड बोलते हैं, ग्लैंड, अंग तो त्वचा है, ठीक हो गया, ग्रंथि माना जाता है लीवर। और आपको पता है ये समय आने पर बहुत ज़्यादा जिसको साइंस की भाषा में ग्लूकोज कहते हैं, वो रिलीज कर सकता है। आप 3 दिन से 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी आपके अंदर जो कमाल का जो आपके अंदर बल आ जाता है, वो बृहस्पति की देन है, ठीक हो गया। तो अगर किसी को हम इस प्रकार से ज्ञान देते हैं, तो बोलते हैं ना कि भाई वो 10 दिन से कैसे वो उस शरीर को भोजन नहीं कर रहा, कैसे काम चल रहा है, उसका मोटिवेशन बहुत बढ़ा हुआ है, उसका ज्ञान का स्तर बहुत उच्च हो गया है, ठीक हो गया। उसका संबंध किससे है? लीवर से। तो ध्यान दीजिएगा, लीवर का कनेक्शन होता है, हमारा जो ग्लूकोज, हमारी जिसको हम ग्लाइकोजन भी बोल देते हैं, वो स्टोर है हमारे शरीर में, वो लीवर से कनेक्शन माना जाता है। लीवर कमजोर हो जाता है तो फिर इस प्रकार की चीजों में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, निर्णय करने, धर्म निर्णय करने में बाधा होती है, और इसलिए चर्बी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, फिर उसमें दिक्कत आएगी। फिर हम उसका सीधा कनेक्शन ज्ञान से है, ठीक हो गया, ज्ञान लेने में दिक्कत आएगी। इसको आकाश यानी स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक हो गया। बहुत शरीर भर गया तो अंदर स्पेस कहाँ है इसको मूवमेंट के लिए, तो बात नहीं बनेगी, इसीलिए थोड़ा खाली स्थान चाहिए इसको, ठीक है। बृहस्पति के साथ जोड़ते हैं। शुक्र, शुक्र को हम वीर्य के साथ जोड़ते हैं, रज के साथ, गुप्त अंग के साथ शुक्र का संबंध जोड़कर देखा जाता है। शनि को हम वायु विकार, घुटने, एड़ी संबंधी कोई ऐसी दिक्कतें हैं, कई दफा हम इसीलिए इसको बोन के साथ भी जोड़कर देखते हैं, बट नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू बोन। जैसे इसको हम, जैसे आयरन अगर शरीर में कम होता है तो फिर भी हड्डियां कई बार दुखने लग जाती हैं, लेकिन आयरन का डायरेक्ट कनेक्शन कोई स्केलेटन से नहीं है, कोई हमारे कंकाल से नहीं, उसका तो सूर्य के साथ संबंध है, ठीक हो गया। तो हमें बात याद रखनी है कि इसको हम मुख्य रूप से आयरन के साथ, आपने कभी इसके जैसे को होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा होगा कि शनि ग्रह
का जो कोर है वो ज़्यादातर उसमें निकल और आयरन ही है। ठीक हो गया। तो आयरन से वैसे एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं कि भाई लोहे का दान देना चाहिए, घर पे भी लोहा रखना चाहिए, लोहे के बर्तन में भोजन बनाना चाहिए, उससे भी शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। राहु, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी चीज है जो हम जनरली डिस्कस नहीं करते हैं। हमारे खान पान में जो अलग अलग बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है, जो इनको प्रिय लगता है। भाई अब तो क्या हमारे घर में बढ़िया सिरामिक प्लेट्स हैं और चाइना क्ले है और प्लास्टिक के बाउल्स हैं, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। हमारे दादी अम्मा ने हमें जो बर्तन दिए थे वो हमने कहीं एक्सचेंज ऑफर में निकाल दिए, फिर हम दूसरे बर्तन, बाद में समझ में आया कि उससे ही हम बीमार हो गए हैं, बुद्धि उससे काम नहीं कर रही है जो नए बर्तन लेकर आए हैं। तो याद रखिएगा जितने भी इस प्रकार के टेफ्लॉन कोटिंग है, एज मिनिमम एज पॉसिबल उतना कम इस्तेमाल करेंगे उतना चलेगा। वो आप मेडिकल कोई भी रिसर्च पेपर कभी आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक दो रिसर्च पेपर हमने अपने चैनल में भी अपलोड किए हैं वीडियो के साथ, आप देख सकते हैं। स्पेशली विटामिन वाला वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो आप चाहें तो चैनल में सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। और इसी प्रकार से राहु को हम सिर, खोपड़ी और इसको बहिर्मुखी मानते हैं, माने वो फिर बहुत ज़्यादा बाहर, जैसे मैंने बताया जिसको हम ऊपरी बोलने लग जाते हैं कि भाई इसको ऊपरी है, वैसे उसका संबंध मस्तिष्क से ही माना जाता है। देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए और ज़्यादा भय नहीं पैदा करना चाहिए। केतु, ये आंतरिक बीमारियां, जब केतु हमारे अंगों को प्रभावित करता है, चंद्रमा को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति फिर क्या हो जाता है, थोड़ा सा इसमें आ जाता है, जैसे कम बोलना, अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में कम बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। राहु बहिर्मुखी करता है, झगड़ा करवाएगा, चिल्लाएगा आदमी। केतु में आदमी शांत हो जाता है, चुप हो जाए, डिप्रेशन में एकदम बोलना कम कर देगा लोगों के साथ। ठीक हो गया। वैसे आंतरिक अंगों में ये आंतें, कोई ऐसी फोड़ी फुंसी, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। कोई ऐसी बीमारी जो किसी को पता नहीं है, ऐसी बीमारियों भी केतु से देखी जाती हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप निर्धारित कर सकते हैं उपरोक्त अंगों की D6 कुंडली में स्थिति क्या है। ये हमें विचार करना है कि भाई जो हमने ग्रह देखे हैं पहले, उनका विचार करना है, ग्रह से निकलकर फिर हम D60 से उसको D6 से कंफर्म करना है क्या स्थिति है, और D6 के लग्न लग्नेश का उपरोक्त ग्रहों से संबंध। ठीक हो गया। D6 का जो लग्नेश और लग्न, अगर इन ग्रहों का जो हमारा D1 चार्ट में कमजोर दिखाई दे रहा है, अगर वो D6 में जाकर बली हो जाता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक आपको बीमारी है, लेकिन वो बहुत लंबे समय आपको परेशान नहीं करेगी। और इसका दशा अंतरदशा के साथ भी हम संबंध देखते हैं कि उस दशा में हमें ज्यादा परेशान, जैसे मान लीजिए कहीं छठे भाव का स्वामी, जिसको हम बीमारी का मानते हैं, आठवें भाव का स्वामी कष्टों का मानते हैं, ठीक हो गया, 12वें भाव का स्वामी ये त्रिक भाव माना जाता है, तो शैया सुख भी इससे देखा जाता है। कुछ ये इफेक्टेड है, कहीं 6 8 12 का इफेक्टेड है। तो जब इनकी दशाएं आएंगी तो हमें वो उससे संबंधित विकार हो सकता है। अगर वो D6 में भी पीड़ित अवस्था में ही है तो ये लंबा चलेगा। लेकिन हमने देखा सर D6 में वो एकदम रिकवर कर गया और लग्नेश के साथ उसकी बहुत दोस्ताना संबंध है, कहते जी खाली दशा में थोड़ा परेशानी होगी आपको, बाकी आप आनंद लें। कोई ऐसा नहीं कि भाई आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा बहुत, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, अस्पताल का भी होता है, तो इसीलिए भी हम 6 8 12 में 12वें भाव को शामिल करते हैं। तो ये एक दृष्टि हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। इसमें हमने कोशिश की पूरी तरह से कि ग्रहों को हम जो हमारी आधुनिक दृष्टि है उसके साथ भी जोड़ने में सक्षम हो। ये कहाँ तक हम कामयाब हुए ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। आप लोगों का निरंतर सहयोग अपेक्षित है। इसी प्रकार से आप सहयोग देते रहें तो हम अपना अधिक से अधिक समय वीडियो रिकॉर्डिंग में लगाएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा समय और समय से ज़्यादा तो मैं कहूँगा एक आत्मबल चाहिए, और वो आत्मबल बिना आप लोगों के सहयोग के नहीं मिल सकता है। अगर आप लोग निरंतर इसी प्रकार से अपने कमेंट से, अपने लाइक से हमें प्रेरित करते रहेंगे तो हमारा बल बढ़ता रहेगा। और जैसे हमने पहली ही क्लास में बताया था कि अगर मान लीजिए किसी कारण से हमारी रफ्तार धीमी भी हो जाती है, तभी भी हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक हो गया। हम निरंतर चलते रहेंगे और उस पॉइंट को हासिल करके रहेंगे जिसको थ्रेशोल्ड कहा जाता है। भाई अनंत को तो हम कहाँ हासिल कर सकते हैं,
वो भी अपने आप में एक अहंकार हो जाता है कि मैं ज्योतिष की हर बात अपने चैनल में आप लोगों के सामने खोल कर रख दूंगा। लेकिन थ्रेशोल्ड तो हम हासिल करके ही रहेंगे। ये भी हमारी एक विनम्र जिद हम कह सकते हैं कि हमने हाथ जोड़कर ईश्वर से आशीर्वाद लिया कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दो कि हम ज्योतिष के थ्रेशोल्ड को रीच कर लें, उस वहां तक पहुंच जाएं। तो आज के क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।